जग में माई बिना के हुए, जग में माई बिना के हुए, सहाय ना होई केहू कितनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी, बाकी माई ना होई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरपी क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने ध्वनि एक ऐसा चैप्टर लेकर के उपस्थित हैं जो आपके मन में, आपके विचार में भी यह क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर ध्वनि क्या है। इस ध्वनि के बारे में आज हम एक नई जानकारियों का क्या करेंगे, आज जानकारियों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ध्वनि, जैसा कि हमने कल देखा था कि ध्वनि क्या है। ध्वनि के चलने का एक क्या होता है, समांतर क्रम में वह ध्वनियां आगे बढ़ती हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी साउंड की बात करें तो ध्वनियां क्या होती हैं, इन्हीं क्रमों में यानी समांतर क्रमों में चलती हैं। समांतर क्रम में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सी तरंगें चलती थी। मैंने कल ही आपको बताया था कि अनुदैर्घ्य तरंगें चलती थी, जो किसका, संपीड़न तथा विरलन का। याद रखो, किसका, संपीड़न तथा विरलन के रूप में चला करती थी। वही तर आज ध्वनि के बारे में बताने चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है, आज सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला प्रश्न यही उठ करके आता है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि, तो इसको हम एकदम सरल शब्दों में देखें तो ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे श्रवण इंद्रियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अर्थात हमारे द्वारा जो कुछ भी सुना जाता है उसे ही ध्वनि कहते हैं। फिर से एक बार, हमारे द्वारा जो कुछ भी सुना जाता है उसे ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारे श्रवण इंद्रियां मतलब कान, हमारे अंदर क्या है, जो सुनने का कार्य करें, जो ऐसी इंद्रियां जो क्या करें, सुनने का कार्य करती हैं, उन्हें श्रवण इंद्रियां कहा जाता है। उन श्रवण इंद्रियों के माध्यम से जो हमें प्रभावित करती हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ध्वनि क्या है, एक तरंग भी है। ध्वनि क्या है, एक तरंग भी है। अर्थात जैसा कि मैंने बताया अभी कि ध्वनि कैसे चलती है, एक समांतर क्रम में चलती थी। कल ही मैंने अभी जब तरंग पढ़ा था तो तरंग में हमने देखा था, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अभी आज ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके समझ में ये नहीं आ रही है बात, तो पुराने एक बार तरंग गति नामक चैप्टर को जरूर देख लें, ताकि ये बात उनके पूरे जहन में, दिलो दिमाग में उतर जाएगी। दोस्तों, ये यांत्रिक तरंग, ये ध्वनि एक तरंग भी है, और वो कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंगे याद करो, कल का दिन जब हमने पढ़ा था तो यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहली मैंने बताया था अनुप्रस्थ, पहली तरंग मैंने बताया था अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी तरंग मैंने बताया था अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सी तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। मैंने बताया था अनुप्रस्थ तरंगें ठोस तथा द्रव में क्या करती हैं, चलती हैं। ये कहां चलती हैं, ठोस द्रव में चलती हैं। जबकि ये तरंग कहां चलती है, ये तीनों माध्यमों में चलती है, ठोस, द्रव तथा गैस, ये तीनों माध्यमों में चलती हैं। अगर हम बात करें ध्वनि तरंग, तो ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। अगर अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें दोस्तों, तो ध्वनि तरंगे
जो होती हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। चूंकि हमने बताया, चूंकि इनके पूर्वज ही चलने के लिए, इनके पूर्वजों को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। जब इनके पूर्वज ही माध्यम की आवश्यकता करते हैं तो ये भला कैसे चल पाएगी? जरा याद करिए, मैंने कहा था कल कि इन यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। वो भी माध्यम कैसा माध्यम होना चाहिए? 3 माध्यम मैंने बताया था, एक पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। और उन ठोस द्रव की बात किया था अनुप्रस्थ तरंगी ने। अनुप्रस्थ तरंगों ने कहा था कि यदि ठोस रहेगा, द्रव रहेगा, तब तो भैया हम उसमें चल सकते हैं। अगर फिर पूछा गया क्या आप गैस में नहीं चल सकती हो? उसने कहा जी नहीं, हम नहीं चल सकते। उस अनुप्रस्थ तरंग ने कहा कि मैं गैस में, मेरे चलने की क्षमता नहीं है। जब अनुदैर्घ्य तरंग से पूछा गया कि क्या अनुदैर्घ्य तरंग आप बताइए, क्या आप किस किस माध्यम में चल सकते हो? तो उसने कहा मेरे लिए कोई भी माध्यम, और कोई भी माध्यम होगा मैं उसमें चल सकता हूं, लेकिन माध्यम का होना जरूरी है। जी हां दोस्तों, ठीक वही प्रकार से अगर तरंगों की बात करें, यानी ध्वनि तरंग की बात किया जाए, तो इनमें ये जो ध्वनि रूपी तरंग है, ये भी, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता चाहिए। ये भी ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैस में भी चल सकती हैं। जैसे अगर उदाहरण ले लिया जाए, ठोस में चलने पर इनकी गतियां क्या होती हैं? कुछ तीव्र होती हैं। इस ध्वनि तरंगों की जो गतियां हैं वो क्या होती हैं? कुछ ज्यादा होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ध्वनि किसमें चलती है तो वो गैस में। गैस में क्या करती है? ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸। दोस्तों, ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल अगर बात करते हैं गैस में, तो गैस में इसकी क्या होती है? चाल सर्वाधिक होती है। और वो क्या होती है? ध्वनि की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है ध्वनि की चाल। दोस्तों, अगर हम फिर बताएं आपको, जब ध्वनि चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों यह, कि जब ध्वनि चलती है तो माध्यम के प्रत्येक बिंदुओं पर दोस्तों, जैसे मैं अपने इस मुखार बिंदुओं से जो हमारे द्वारा शब्द निकल रहे हैं, हमारे वायुमंडल में गैस है, और गैस के प्रत्येक कण एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मेरे द्वारा जो ऊर्जा निकल रही है उससे क्या प्रभावित हो रहे हैं? वो कण प्रभावित हो रहे हैं। गैस के कण क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। वो कण क्या कर रहे हैं? तेजी के साथ दूसरे कंपन, तीसरे कंपन, चौथे कण, पांचवें कण, छठवें कण, ऐसे करते करते तेजी के साथ एक समांतर क्रम में वो निरंतर गति कर रहे हैं। और उसी के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं? प्रत्येक बिंदुओं पर, यानी प्रत्येक कण को ऊष्मा समान रूप से वितरित कर रहे हैं। यानी मेरे द्वारा पाई गई ऊष्मा जो पहला कण ने ग्रहण किया है वो दूसरे कण को दिया, दूसरे कण ने तीसरे कण को दिया, तीसरे कण ने चौथे कण को दिया, चौथे कण ने पांचवें कण को दिया। यानी यही प्रक्रम आगे बढ़ता गया। और इसी प्रक्रम के आगे बढ़ने की गति को ही क्या कहा जाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ध्वनि चलती है तो माध्यम के प्रत्येक बिंदुओं पर ऊष्मा का मान नियत रहता है, और वही जिसे हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ध्वनि क्या है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ध्वनि
जो तरंगे हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? इस ध्वनि तरंगों को देखा जाए तो ये ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। ये ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला अपश्रव्य तरंगे। पहला कौन सी तरंगे? अपश्रव्य तरंगे। ये अपश्रव्य तरंगे की बात करें तो यह 20 हर्ट्ज से क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम की होती है। ये क्या होते हैं? 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम की होती है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये ऐसी है, ये हर्ट्ज जो देख रहे हो दोस्तों, ये हर्ट्ज किसकी मात्रक है? ये ध्वनि का मापने का आवृत्ति का क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। यानी जिनकी आवृत्ति, ऐसे तरंग जिनकी आवृत्ति क्या है? 20 हर्ट्ज से कम है, उन्हें क्या कहा जाता है? अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। अब श्रव्य तरंगों को हमारे कान नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आवृत्तियां कम होती हैं, जिनके कारण ये हमारे कानों तक नहीं आ पाती। तो इनको सुनता कौन है बाबू? अगर सुनता कौन है तो सुनने की बात किया जाए तो सुनते हैं चमगादड़ तथा कुत्ते। कुत्ते और चमगादड़ इनको सुनते हैं। ये तरंगे कब उत्पन्न होती हैं? जब भूकंप आने की स्थिति होती है, भूकंप आने वाला होता है, ऐसे स्थिति में ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक, ऐसे स्थिति में क्या होते हैं? ये उत्पन्न होती हैं। और जब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं तो कुत्ते चिल्लाते हुए आगे भागते हैं, आगे की ओर बड़ी तेजी के साथ भागते हैं। और चमगादड़ क्या करता है? चमगादड़ अपने पंखों को क्या करता है? यानी ऐसे उड़ने के बजाय वो ऐसे उड़ते हुए जिधर से वो तरंग आ रही है उसके जस्ट विपरीत साइड वो भागता है। यह है अपश्रव्य तरंगों के बारे में। दूसरी जो तरंग होती है वो होती है श्रव्य तरंगे। ये श्रव्य तरंगों की बात करें तो ये श्रव्य तरंगों का जो आवृत्ति होती है इसका 20 हर्ट्ज से लगभग 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये तरंग की जो आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, जो हमारे द्वारा आम बोलचाल की भाषा में यह उत्पन्न होती है। यह तरंगे कब उत्पन्न होती हैं? हमारे आम चाल की बोल भाषा में उत्पन्न होती, जिन्हें हम सुन पाते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? हमारे कान सुन पाते हैं। दोस्तों, बात कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे आज शादियों में जब हम लोग यहां पर डीजे बजता है तो उस ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि वहां पर ध्वनि को इतना तीव्र कर दिया जाता है जिससे हमारे कान झंझना जाते हैं। और झंझनाने के बाद क्या होते हैं? जैसे कुछ दूर पर हटते हैं तो हमें कुछ देर तक कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति क्या हो जाती? 20,000 हर्ट्ज से कुछ ऊंची जैसे ही होती है, हमारे कानों के पर्दे उड़ जाते हैं। और जब कान के पर्दे उड़ जाते हैं तो वही हमें कान से सुनाई नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? हम अपने कानों में क्या करते हैं? उंगलियां लगा लेते हैं ताकि ये क्या हो जाए? मेरे कान में उतनी प्रभावित ना पड़े। दोस्तों, अगर बात करें पराश्रव्य तरंग की, तीसरी तरंग, महत्वपूर्ण तरंग जो है वो है पराश्रव्य तरंग। ये तरंगे चमगादड़ के द्वारा उत्सर्जित होती है। इसे केवल और केवल चमगादड़ सुन पाते हैं। इसकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से लगभग 5 × 10⁸ हर्ट्ज के बीच में होती है। दोस्तों, इसको हमारा कान नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि इसकी आवृत्ति इतनी तीव्र होती है, यदि मैं इसको सुनने का काम करूंगा तो मेरे कान के पर्दे क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे।
और जब कान के पर्दे फट जाएंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। अगर कहा जाए तो ये जो पहले एक गाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सीटी का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि मेरी जो सीटी है उसके ध्वनि की आवृत्ति चमगादड़ सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से 5 गुणे 6 घाते 8 हर्ट्ज, 5 गुणे 10 की घाते 6 हर्ट्ज के बीच में है। इसीलिए इस ध्वनि को क्या कहा गया, इस गाल्टन की सीटी को कहा गया पराश्रव्य तरंगे के रूप में चलती है। दोस्तों अगर ध्वनि की पुनः बात करें तो ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है बाबू? 2 प्रकार की। तरंगों के रूप में कितने प्रकार की हुआ करती थी? 3 प्रकार की हुआ करती थी। जबकि मुख्यतः अगर ध्वनि की बात किया जाए तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी हैं? पहला सांगीतिक ध्वनि, पहला सांगीतिक, पहला है सांगीतिक ध्वनि, सांगीतिक ध्वनि। दूसरा है शोर। क्या बात है दोस्तों। अगर सांगीतिक ध्वनि की बात करें, एक ऐसी ध्वनि है जो लोगों को लगातार क्या करती है? मंत्रमुग्ध कर देती है। यानी लोगों के जुबां पर क्या होती है? यह विराजमान होती है। दोस्तों एक ऐसी ध्वनि है जो किसी भी व्यक्ति को, हंसते हुए व्यक्ति को रुला देती है और रोते हुए व्यक्ति को भी हंसा देती है। दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना। जो ये मैंने कहा, ये हकीकत में आप लोगों ने कुछ फील किया होगा खुद ही। कभी कभी आप लोग संगीत जब सुनते हैं तो इस प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। जो आपको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, उसे ही सांगीतिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सांगीतिक ध्वनि। जैसे गिटार का बजना, हारमोनियम का बजना, ढोल का बजना, कोयल का कूकना और किसी गीतकार के द्वारा गाए हुए गीतों को, किसी कलाकार के द्वारा गीतों को गाए जाने पर बहुत अत्यधिक मन लगा करके सुनना, मंत्रमुग्ध होना, यही तो है सांगीतिक ध्वनि। जी हां, इसी ही सांगीतिक ध्वनि कहते हैं। दूसरा होता है शोर। हाय, शोर, नाम ही है शोर। शोर का मतलब क्या है? जो मुझे अच्छा न लगे, जो मुझे अच्छा ना लगे उसे ही तो शोर कहते हैं। अर्थात इनकी आवृत्तियां क्या होती हैं? निरंतर कम ज्यादा होती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है? यह हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी डिब्बे का पीटना, किसी डिब्बे का पीटना भी क्या है? एक शोर का उदाहरण है। बच्चों का चिल्लाना, झगड़ों का होना, ये सभी क्या है? शोर के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, तो सांगीतिक ध्वनि किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जो हमारे द्वारा, जो हमारे द्वारा क्या हो? मधुर लगे। सॉरी, जो ऐसी ध्वनि जो हमें प्रिय मधुर लगे,
मधुर लगे उन्हें ही क्या कहा जाता है, सांगीतिक ध्वनि कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाएगा, ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जो हमें अप्रिय लगे। क्या लगे, अप्रिय लगे उन्हें, उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है, शोर कहा जाता है। शोर कहा जाता है। उदाहरण ले लिया जाए, जैसे, जैसे दोस्तों अगर सांगीतिक ध्वनि का उदाहरण बताएं तो गिटार का बजना, गिटार का, गिटार की ध्वनि, कामा हारमोनियम की ध्वनि, हारमोनियम की ध्वनि आदि। इसमें अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में जैसे टीन के डब्बे को पीटना, टीन के डब्बे को, डब्बे को डंडे से पीटना, डंडे से पीटना, पीटना। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है, कभी कभी मुझे संगीत भी क्या होता है, अप्रिय लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि संगीत यानी ध्वनि भी कभी कभी क्या होती है, परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुकूल हमें अच्छी लगती है। जैसे अगर दोस्तों किसी के घर में मातम छाया हुआ है और वहां पर आप जाकर के गाना गाओ तो कैसा लगेगा, तो लोग आपको क्या करेंगे, बहुत ही इनाम देंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वहां पर गाना अच्छा नहीं लगता, जबकि क्या होता है, वो शोर के रूप में गिना जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा, अर्थात नोट करके, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिखिएगा कि कभी कभी किसी ध्वनि का, किसी ध्वनि का प्रिय और अप्रिय होना, प्रिय और अप्रिय होना, अप्रिय होना परिस्थिति का, परिस्थिति और व्यक्ति की, और व्यक्ति की, व्यक्ति की अंतः क्रियाओं पर निर्भर करता है। व्यक्ति की अंतः क्रियाओं पर, अंतः क्रियाओं पर, क्रियाओं पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी ध्वनि का प्रिय और अप्रिय होना किसके परिस्थिति, व्यक्ति के परिस्थिति और उसके अंतः। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, आज मेरा मूड मूड क्या है, सैड, और आप क्या कर रहे हो, कोई प्यारा सा गीत लगा रहे हो, तो वो गीत मुझे कैसा लगेगा, अप्रिय लगेगा। दर्द उसमें क्या है, मेरा उसमें नहीं अच्छा लगेगा। ठीक वही बात कह रहा है
कि यह ध्वनि जो है मुझे कब प्रिय लगेगी और कब अप्रिय लगेगी, ये मेरे आत्मनिर्भर और मेरी परिस्थिति के द्वारा बताया जाएगा। ओके दोस्तों मैंने जैसे कि देखा अभी कि ध्वनि के प्रकारों को मैंने देखा, और ध्वनि कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। पहला था सांगीतिक ध्वनि, दूसरा था शोर। अगर सांगीतिक ध्वनि की लक्षणों की बात करें तो सांगीतिक ध्वनि के जो लक्षण होते हैं वो 3 माध्यमों पर निर्भर करते हैं। पहला है तारत्व। ध्वनि का तारत्व कैसा है, और तारत्व किस पर डिपेंड करता है? तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, अर्थात आवृत्ति प्रोपोर्शनल होता है तारत्व। दोस्तों तारत्व क्या होता है, सबसे पहले इसी को हम देखेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में समझ लें। आवृत्ति यदि क्या होगी? बढ़ेगी, तो तारत्व भी बढ़ेगा। दोस्तों तारत्व यह चीज बताता है कि ध्वनि मोटी है कि पतली है। इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण तारत्व करता है। कौन करता है? तारत्व करता है। तारत्व यह निर्धारण करता है कि कौन सी ध्वनि मोटी है, कौन सी ध्वनि पतली है। जैसे आप सुनते होंगे कि बच्चों और महिलाओं की ध्वनियां पतली होती हैं। क्यों? जबकि पुरुषों की ध्वनियां मोटी होती हैं। इसका मेन कारण क्या है? तो तारत्व है। इसके मोटे और पतले होने का कारण क्या है? तारत्व है। अगर ये तारत्व ना होते तो क्या होता? सभी की आवाजें एक जैसी होती। आइए देखते हैं, अगर दोस्तों तारत्व की बात करें तो यदि आवृत्ति का मान कम होगा तो तारत्व का मान भी कम होगा, और जब तारत्व का मान नीचा होगा यानी कम होगा तब क्या होगा? आवाज मोटी होगी। पुनः अगर देखें तो अगर आवृत्ति का मान क्या हो जाए? बढ़ जाए। आवृत्ति का मान बढ़ जाए तो तारत्व का मान भी ऊंचा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तारत्व को ज्यादा नहीं लिखा जा सकता, उसे ऊंचा और नीचा में बताया जाता है। उसे ऊंचे और नीचे में बताया जाता है। अर्थात यदि आवृत्ति का मान ज्यादा होगा तो तारत्व का मान ऊंचा होगा। अगर तारत्व ऊंचा होगा तो आवाज कैसी होगी? पतली होगी। समझ में आ गया होगा कि आज मुझे समझ में मिल गया कि बच्चों और महिलाओं की ध्वनियां क्यों पतली होती हैं। क्योंकि क्या होता है? उनके तारत्व ऊंचा होते हैं। महिलाओं और बच्चों की जो तारत्व होते हैं, ध्वनि के तारत्व होते हैं, वो क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, जिसके कारण उनकी ध्वनियां पतली होती हैं। वहीं पर पुरुषों के क्या होते हैं? तारत्व नीचा होता है, जिसके कारण से उनकी ध्वनि मोटी होती है। अगर बात करें दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रबलता। प्रबलता यह निर्धारण करती है कि ध्वनि कितनी तीव्र है या ध्वनि कितनी धीमी है। तेज और धीम के अंतर को ही ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये जो ध्वनि की प्रबलता होती है, ये जो ध्वनि की प्रबलता है, ये मुख्यतः कान के संवेदना पर निर्भर करता है। कान के संवेदना पर निर्भर करता है। संवेदना पर निर्भर करता है, अर्थात यल प्रोपोर्शनल संवेदना। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह श्रोता तथा श्रोताओं के बीच की दूरी के श्रोताओं के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। किस पर? दूरी पर निर्भर करता है। आइए देखा जाए। आप दोस्तों जब कभी भी ऑर्केस्ट्रा में गए होंगे या किसी नाच में गए होंगे
तो जब आप उस ध्वनि को सुनते हैं, उस सांगीतिक ध्वनि को सुनते हैं, तो जब दूर से सुनते हैं तो क्या होता है, वो उतनी साफ हमें सुनाई नहीं पड़ती है। जबकि क्या होता है, जब हम उसके पास में होते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर और साफ सुथरी सुनाई पड़ती है। दोस्तों, ठीक कहने का मतलब क्या हुआ, यानी श्रोता तथा श्रोताओं के बीच की दूरी पर भी यह कान की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि ध्वनि स्रोत के आकार, यह स्रोत के आकार पर निर्भर करती है। किस पर बाबू? स्रोत के आकार पर निर्भर करती है। स्रोत का आकार की बात करें तो स्रोत का आकार मतलब ऐसा स्रोत जहां से क्या हो रही है, ध्वनि निष्कर्षित हो रही है, ध्वनि जहां से निकल रही है उसके आकार पर भी निर्भर करता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, आज तो अत्याधुनिक बूफर आ गए हैं, आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे छोटे भी उपकरण हैं जो क्या करते हैं, हमें कम सुनाई पड़ते हैं, और कुछ ऐसे भी उपकरण हैं जो हमारे कानों को क्या करते हैं, असहज महसूस कर देते हैं। कभी तो इतनी तेज बज जाते हैं कि वो हमारे कानों को भी सुनने में असहज महसूस होता है। ऐसे कहने का मतलब उनके आकार पर भी निर्भर होता है कि उनकी ध्वनि देने का जो स्रोत है वो कितना आकार में है, कितना तीव्र है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल करके आती है, ये माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करता है। यानी जो ये प्रबलता होती है, प्रबलता माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करती है। अर्थात प्रबलता, आप देखिए जैसे रातों में हम देखते हैं दोस्तों, घनत्व अगर बात किया जाए तो रातों में क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यही कारण है, रात में घनत्व के बढ़ जाने के कारण ही हमारी ध्वनि तेजी के साथ पड़ोसी के घर तक भी पहुंच जाती है। समझ में आ गया होगा? यानी यही कारण है कि हम धीरे धीरे भी आपस में घरों में बात करते हैं, तब भी ये ध्वनि पड़ोसी के घर के, यानी जो हमको एक देसी कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होने का मतलब क्या होगा कि रातों में यदि हम बात करें तो यह ध्वनि कहां तक जाती है, दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि घनत्व का मान क्या हो जाता है, यहां पर बढ़ जाता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, और इस लिंक पर क्लिक करके मेरे पिछले वीडियो को आसानी के साथ देख लें, जिससे आपके समझने में और सरलता प्रदान होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।